नमस्कार। ये मैथमेटिकल फिजिक्स में हम वेक्टर कैलकुलस स्टडी कर रहे थे। तो उसमें सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड स्टडी करेंगे। अब वेक्टर फील्ड का मतलब ये है कि ऐसा वेक्टर जो ऑल ओवर स्पेस डिफाइंड हो। मान लो कुछ स्पेस, कुछ रीजन, कुछ पार्ट में तुम्हें एक हर पॉइंट पे वेक्टर की वैल्यू अलग अलग गिवन हो। मतलब वेक्टर मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। अगर पोजीशन का फंक्शन है या टाइम टाइम का पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मेनली स्पेशियल फंक्शन की बात करेंगे। स्पेस के अंदर किस तरह से वो वेक्टर है वो चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट पे उसकी वैल्यू कैसे डिपेंड कर रही है। तो उस टाइप के वेक्टर को हम वेक्टर फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो वेक्टर फील्ड होगा उस वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी है। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस हम डिफाइन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आप लोगों को पहले ये बताने से पहले थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जो स्पेस में हर पॉइंट पे जिसकी वैल्यू अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम ए वेक्टर फील्ड ए वेक्टर। ठीक है, जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। देन अब मैंने क्या किया, उस वेक्टर को किसी क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेट करना है। क्लोज सरफेस देखो, एक दो टाइप के सरफेस होते हैं। 2D सरफेस जिसको हम ओपन सरफेस बोलते हैं, जैसे प्लेट है, एक आपके पास नॉर्मल सर्कुलर प्लेट दे रखी है या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखी है। वो जो प्लेट होगी वो एक तरह का आपका 2D सरफेस है जिसको हम ओपन सरफेस बोलते हैं। क्लोज्ड का मतलब ये तो जो नॉर्मल आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, क्लोज सरफेस कैसा होगा, जो चारों तरफ से बंद हो। तो बंद सरफेस जैसे एग्जांपल के लिए मान लो क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो वो उस टाइप का जो सरफेस बनेगा वो सारा का सारा कैसा होगा, क्लोज सरफेस होगा। तो हम यहाँ पे जो वेक्टर लिया हमने, उस वेक्टर का किसी क्लोज्ड स्मॉल सरफेस पे इंटीग्रेशन करना है। मान लो मान तुमने क्लोज सरफेस पे उस वेक्टर का इंटीग्रेशन कर दिया, ए डॉट डी एस वेक्टर। तो ये जो डी एस लिया है वो स्मॉल सरफेस एलिमेंट है और उसका किसी पूरे सरफेस के ऊपर क्लोज इंटीग्रेशन किया। और जिस सरफेस पे ऊपर, जिस क्लोज सरफेस पे तुमने इंटीग्रेशन किया है, तो उस सरफेस के अंदर में कुछ वॉल्यूम होगा इनक्लोज। तो जितनी वॉल्यूम होगा उस क्लोज सरफेस के अंदर, उसको पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दो उस इंटीग्रेशन को, और उसमें लिमिट ले लो डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो। तो अगर इसमें डेल्टा वी बहुत स्मॉल वॉल्यूम है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम लिया है, और उसमें अगर ये लिमिट लगाएंगे, अब वेक्टर पुट करोगे, उसका ये क्लोज डेरिवेटिव सोल्व करोगे, तो कैलकुलेशन से जो इसका रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट ये निकलता है। अगर इफ ए वेक्टर जो आपने माना, वो मान लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, तो इसमें हमने ये जो लिमिट लगा के इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, देन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी आई कैप, सॉरी कैसे लिख देते हैं, करली A1 बाय करली एक्स प्लस करली A2 डिवाइड बाय करली वाई प्लस करली A3 डिवाइड बाय करली जेड। तो इसको लिखने का तरीका है ये है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, आई कैप करली बाय करली एक्स और प्लस जे कैप करली बाय करली वाई और प्लस के कैप करली बाय करली जेड। और इस पूरे जिसको हमने डेल ऑपरेटर नेम दिया था, अगर इस डेल ऑपरेटर की डॉट प्रोडक्ट कर देते हो किसी वेक्टर के साथ, और जो वेक्टर है हमारे पास वो है A1 इंटू आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। इस वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, देखो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी करली A1 बाय करली एक्स प्लस करली A2 बाय करली वाई। जब जे डॉट जे करोगे इसी तरह से के डॉट के से, तो मतलब ये जो वेक्टर है वो एग्जैक्टली ऊपर वाले वेक्टर के जैसा है। ठीक है, तो मतलब ये लिमिट सोल्व करके दिस रिजल्ट, ये जो लिखा है, दिस कम्स फ्रॉम कैलकुलेशन, कम्स फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ लिमिट। जो ये लिमिट गिवन है उस लिमिट की कैलकुलेशन हमने सॉल्व करने से ये वैल्यू आ जाती है। तो अब उसको अगर हमने ये लिख दिया तो इसको पूरे को क्या लिखा जा सकता है, ये तो हमारा डेल ऑपरेटर है, तो इसको डेल ऑपरेटर लिखा, नेबला भी लिखे थे हम। उसकी डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। ये जो लिखा है इसी को बोलते हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड वेक्टर। जो फील्ड वेक्टर गिवन है वो ए वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया, डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड वेक्टर ए। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को जो चीजें समझने की है वो जरूरी कुछ चीजें ये है कि अगर मान लीजिए तुम्हें
डेल डॉट, ये बता क्या रहा है इसको, चलो इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। क्या किसी भी वेक्टर का किसी सरफेस पे अगर क्लोज्ड इंटीग्रेशन करते हो, आप लोगों को पता है ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर या फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी सरफेस पे इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का किसी सरफेस पे इंटीग्रेशन, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को, कि कितना फ्लक्स या फ्लो उस वेक्टर का पर यूनिट जो तुम्हारे मतलब कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से वो पास कर रहा है। तो हमें ये जो दे रखा है वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स फ्लक्स। और ये डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम, तो फ्लक्स क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब कि ये जो लिखा है ये पूरा डाइवर्जेंस वाला फॉर्मूला, ये एक्चुअल में तुम्हें बता रहा है कि कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। तो तुम इससे ये इंटरप्रेट कर पा रहे हो डाइवर्जेंस एक्चुअल में फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम है, कि कितना फ्लक्स क्रॉस हुआ। अगर मान लो फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स है, उस किसी पॉइंट से इमर्ज हो रहा है, या फिर इनवर्ड फ्लक्स है, मतलब किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, तो दो टाइप के फ्लक्स हो सकते हैं। तो अगर मान लो तुम्हें ऐसे दे रखा है कोई वेक्टर फील्ड इस तरह से डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग नेचर का है, तो जो वेक्टर फील्ड डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो यहां पे लिख देते हैं डाइवर्जिंग ए वेक्टर, तो उस केस में जो डाइवर्जेंस होगा ए वेक्टर का वो हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और अगर तुम्हें कन्वर्जिंग वेक्टर फील्ड गिवन हो, अगर मान लो किसी पॉइंट पे ऐसे कन्वर्ज हो रहा है वेक्टर फील्ड, तो कन्वर्जिंग वेक्टर फील्ड हमेशा ये है कन्वर्जिंग ए वेक्टर, तो उस केस के लिए जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो दो तरह के फील्ड हमने बताए हैं, एक डाइवर्जिंग फील्ड है, एक कन्वर्जिंग फील्ड है। तो डाइवर्जिंग के लिए डाइवर्जेंस विल बी ऑलवेज, डाइवर्जिंग के लिए डाइवर्जेंस पॉजिटिव, और कन्वर्जिंग के लिए जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई वेक्टर फील्ड ना कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे मान लो तुम्हें ऐसे दे रखा हो कि एक वेक्टर फील्ड ऐसे है, दिस वेक्टर फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, तो जितना इधर से एंटर हुआ उतना ही इधर निकल गया। इसका मतलब ये है, इस पॉइंट पे अगर बताओगे ना, किसी भी पॉइंट पे अगर तुम यहाँ पे डाइवर्जेंस बताना चाहोगे एट एनी पॉइंट, तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो जहां पे नीदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, नीदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज, इन दैट केस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो जब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर 0 होगा, इन दैट केस दैट वेक्टर इज नोन एज सोलेनोइडल वेक्टर। तो इस ए वेक्टर को बोलते हैं सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड। तो अगर किसी भी वेक्टर की वैल्यू तुम्हें ऐसे गिवन हो कि एक वेक्टर फील्ड गिवन है तुम्हें, और वो वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल है, सोलेनोइडल नेचर का है, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी डाइवर्जेंस है वो 0 होगी, मतलब उसकी नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम 0 है। ठीक है, मतलब जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही आउटवर्ड है, जितना कन्वर्जिंग है उतना ही डाइवर्जिंग है, ये बोल सकते हो। तो मतलब डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड की अगर 0 आती है, देन दैट वेक्टर इज नोन एज सोलेनोइडल वेक्टर। तो अब हम इस डाइवर्जेंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो स्टडी करते हैं, तो ताकि आपका ये डाइवर्जेंस का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो पाए। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो सोलेनोइडल के ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर मान लो एक वेक्टर फील्ड गिवन हो और वो वेक्टर सोलेनोइडल हो नेचर का, देन अभी हमने डिस्कस किया कि उसकी डाइवर्जेंस है वो 0 होगी। तो हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड वैल्यू ऑफ n सच दैट r की पावर n इंटू आर वेक्टर इज ए सोलेनोइडल वेक्टर, वेयर आर वेक्टर की वैल्यू है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और वो उसका मैग्नीट्यूड है, उसको सिंपल r से डिनोट किया हुआ है। तो ये जो r वेक्टर होता है ये यूजुअली पोजीशन वेक्टर होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, और उसका हमें गिवन है कि इस तरह का ये जो रिलेशन है ना, r की पावर n इंटू आर वेक्टर, ये सोलेनोइडल है, तो n की वैल्यू बताओ कि n क्या होगा। तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल करेंगे, इसको डाइवर्जेंस सोल्व कर लेंगे और डाइवर्जेंस को 0 के साथ इक्वेट करवा देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n। तो हमने सिंपल पहले इसका क्या कैलकुलेट करना है, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो सॉल्यूशन, डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n r वेक्टर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो होगी किसके बराबर, देखो डेल की वैल्यू क्या होती है i कैप, जो वैल्यू हमें पता है ना वो सारी लिख देते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पता है डेल होता है i कैप करली बाय करली x प्लस j कैप करली बाय करली y प्लस k कैप करली बाय करली z, और अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, r की पावर n, r की पावर मतलब n का मतलब है x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इस पूरे की पावर n बाई टू। तो 1/2 तो ऑलरेडी था, उसकी पावर n कर दोगे तो n/2 हो जाएगा। और इनटू में r वेक्टर करो तो r वेक्टर क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब तुम ये देखो, ये डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की है, ठीक है, और इस साइड हमारे पास ये डेल ऑपरेटर है, उसको ऑपरेट करवाना है इस साइड। तो अब तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ अगर आई कैप है तो आई कैप की आई कैप वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, लेकिन ये पूरा फैक्टर भी तो इन आई जे और के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसको मैं अंदर में अगर लिखूंगा तो ये वैल्यू क्या बनेगी, एक स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड। अब डॉट प्रोडक्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n बाई टू, और इसके साथ है आई कैप। सिमिलर वे में y के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इसकी पावर n बाई टू, और इनटू में आएगा j कैप, प्लस z के साथ मल्टीप्लाई कर दो, z के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ गया z, और इनटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n बाई टू और इनटू k कैप। अब ये पूरा फैक्टर है। अब इसके साथ हमने क्या करना है, ये वाली डॉट प्रोडक्ट और ऑपरेटर को अप्लाई करना है। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पहले देखो आई कैप की इस आई कैप वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, तो मतलब करली बाय करली एक्स इस फैक्टर पे ऑपरेट होगा, ठीक है। उस तरह करली बाय करली वाई इस पे ऑपरेट होगा, करली बाय करली जेड इस पे ऑपरेट होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से हम चलेंगे। अब यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप ये हो गया 1, आई कैप की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि बाकियों के ऊपर तो करली बाय करली एक्स ऑपरेट नहीं होगा, सिर्फ इसी फैक्टर पे ऑपरेट होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस विल बी करली बाय करली एक्स किस फैक्टर पे, x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n बाई टू पे, ठीक है। सिमिलर वे में करली बाय करली वाई किस पे ऑपरेट करना है, y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n बाई टू पे, और प्लस करली बाय करली जेड किस पे ऑपरेट करोगे, दिस वी विल ऑपरेट ऑन z इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n बाई टू पे, ठीक है। तो अब इसके बाद ऑपरेट करके हम इसमें स्टेप्स है वो कंटिन्यू लिखते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, अब देखो x पे ऑपरेट, अब यहाँ पे देखो दो फैक्टर है, एक तो x है और इनटू में ये है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें डिफरेंशिएशन करते टाइम। अब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y और z को क्या मान लोगे, कांस्टेंट, और u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ तो ये वैल्यू क्या बनेगी। तो पहले मैं किसको कांस्टेंट मान लेता हूँ, चलो x को कांस्टेंट मान लो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो इसमें डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले n बाई टू मल्टीप्लाई में आएगा, x एज इट इज पड़ा है, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर उसकी पावर में से एक कम कर दो n बाई टू माइनस वन, और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो इसमें पहले n बाई टू मल्टीप्लाई में आ गया, n बाई टू में से एक पावर कम हो गई, अंदर में जो फैक्टर है उसका एक बार फिर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब सिमिलर वे में यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करो, सॉरी अभी तो इसमें इसको कांस्टेंट माना था ना, x को कांस्टेंट मान के इसका किया था, अब इसको कांस्टेंट मान के x का करोगे तो यही फैक्टर बचेगा, क्योंकि x का हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n बाई टू, ठीक है। उसके बाद देखो अब y के लिए करो, तो सेम वे में y के लिए प्रोसीड होगा। y के लिए हम पहले क्या मानेंगे, y को कांस्टेंट मान लेंगे और इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा n बाई टू मल्टीप्लाई में आ गया, y एज इट इज पड़ा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n बाई टू माइनस वन, और इनटू में वाई स्क्वेयर का फिर से करोगे तो हो जाएगा 2y। सिमिलर वे में z के लिए इसको अभी हमने कौन सा स्टेप लिखा, देखो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास ये दो स्टेप आए थे, ये अब आगे वाले को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो अभी एक स्टेप आया ना, इसको u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है, तो दूसरा स्टेप क्या बनेगा, y को कांस्टेंट हमने माना था पहले, इसका किया था, अब इसको कांस्टेंट मान के y का करोगे तो y का हो जाएगा 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n बाई टू। अब नेक्स्ट स्टेप z का करो एक बार फिर, तो z वाले के लिए पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, प्लस, अब इस फैक्टर का कर देते हैं, z को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो n बाई टू जेड एज इट इज पड़ा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n बाई टू, और जेड स्क्वेयर का हो गया 2z, प्लस अब इसको कांस्टेंट मान लो, z का हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n बाई टू। काफी लेंथी लग रहा है क्या, इतना लेंथी तो है ही नहीं, इक्वेशन ही लिख रहे हैं बस, सिर्फ सिंपल, बहुत सिंपल इक्वेशन है। अब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी x है, तो x इंटू एक्स क्या हो गया स्क्वेयर,
टू टू से कैंसिल आउट हो गया, तो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको काट देते हैं। ये टू कैंसिल आउट हो गया, ये टू इस टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलर वे में एक टू यहाँ पे भी कैंसिल होगा, ये वाला टू, ठीक है। अब देखो ये x और ये x क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कर देते हैं, ये x की जगह इस x को मैं हटा के लिख देता हूँ यहाँ x का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, y था, तो इस y और y को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर। सिमिलर वे में यहाँ पे z है और यहाँ पे भी z है, तो इस z को हटा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ z का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू, और ये तीनों सेम है, तो इनको ऐड करोगे तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू। अब यहाँ से कॉमन क्या है, देखो एक टर्म ये बच गई, एक और एक दो और ये 3, इन तीनों टर्म्स में देखो कॉमन बन रहा है, यहाँ पे n और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू माइनस वन, यहाँ पे भी है n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू माइनस वन, यहाँ पे भी सेम है n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू माइनस वन, यहाँ माइनस वन भी है, ठीक है। तो ये n बाई टू माइनस वन वाली पावर और एक n, इन 3 फैक्टर में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो क्या बनेगा, ये n और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू माइनस वन। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे जेड स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बन गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ n बाई टू माइनस वन है, तो ये पावर इसमें ऐड होगी तो ये माइनस वन वाली पावर कट जाएगी, तो ये फैक्टर हट गया, ठीक है। ये सिर्फ n बाई टू बचा है। और यहाँ से देखो, अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू ये कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 प्लस n। और तुम्हें पता है ये जो सॉल्व किया ये हमारी वैल्यू है किसकी, डेल डॉट r की पावर n इंटू आर वेक्टर की, और ये सोलिनॉइडल था, इसको जीरो की इक्वेट करवा देते हैं, तो जीरो करवाओगे तो इसका मतलब ये n प्लस 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो ये जो आंसर है फाइनल, n इज इक्वल टू -3, तो ये कैलकुलेट किए हैं हमने, n की वैल्यू -3 होगी अगर r की पावर n इंटू आर वैक्टर एक सोलिनॉइडल वेक्टर है। तो अगर ये सोलिनॉइडल ना होता तो हम इसको जीरो के साथ इक्वेट ना करवाते और ये वैल्यू फाइनल वैल्यू यही रिजल्ट बन जाता। तो ये वैल्यू क्या बन जाती, ये बन जाती हमारी r की पावर n इंटू 3 प्लस n। तो हमारे पास अगर मैं ये लिखता हूँ डेल डॉट r वेक्टर सॉरी r इंटू n इंटू आर वेक्टर, तो उसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू और इंटू n प्लस 3। तो यहाँ से तुम्हें पता है ये जो पूरा फैक्टर है वो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की पावर n बाई टू और इंटू n प्लस 3, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो ये क्या बचा, r की n इंटू n प्लस 3। तो ये रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये है जो डाइवर्जेंस है डेल डॉट r की पावर n आर वेक्टर, उसकी वैल्यू है r की पावर n इंटू n प्लस 3। ये तो ये फाइनल रिजल्ट है, इसको याद रख लेना तुम लोग, तो तुम्हारे ये काम का रिजल्ट है। और अगर ये तुम्हारी क्या बोलते हैं इसको सोलिनॉइडल वेक्टर हुआ तो उस केस में n की वैल्यू यहाँ पे -3 पुट करोगे, तो -3 पुट करोगे तो ये डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, 0, तो n मस्ट बी इक्वल टू -3, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी वैल्यू बताओ, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ डेल डॉट आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, कितनी होगी वैल्यू, कुछ रिलेट कर पा रहे हो इसको, यही तो है, इस आर क्यूब को ऊपर लेके जाओगे तो आर की पावर -3 बचेगा ना, तो n की जगह क्या आ गया -3, तो उसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बनेगी। तो ये डेल डॉट आर वेक्टर डॉट आर क्यूब की वैल्यू भी 0 होगी। तो क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है, क्वेश्चन सिंपल इस वे में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करने के लिए भी दिया जा सकता है, सोलिनॉइड देके n की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, इसमें डेल डॉट आर वेक्टर डॉट आर क्यूब भी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो मैन्युपुलेट करने के तरीके मैंने बता दिए तुम लोगों को कि क्वेश्चन किस तरह से मैन्युपुलेट किया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन को देखो छोटा सा भी, और कई बार हम उसी चीज में प्रोसेस करने में मात खा जाते हैं, ठीक है, तो वैसी गलती हम नहीं करनी है। तो एक क्वेश्चन का आपको ये एक तरह से डिटेलिंग मिल गया, पूरा कंसेप्चुअल चीज मिल गई, तो ये फाइनल रिजल्ट आपके कंक्लूजन का है। कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, अगर नहीं समझ आया तो इसको एक बार रिवाइंड करके वापस से देख लोगे, इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं डाइवर्जेंस से रिलेटेड, देन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्जेंस विल बी मच मोर क्लियर। देखो अभी हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया लास्ट क्वेश्चन में, जो सोलेनोइडल से कंसेप्ट से रिलेटेड था। इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आर की पावर n।
तो देखो इस क्वेश्चन में पहले आपको ग्रेडियंट आर की पावर एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ग्रेडियंट नहीं पता तो आप डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट कर पाओगे इस क्वेश्चन में? तो यू शुड नो ग्रेडियंट फर्स्ट। अगर आपने ग्रेडियंट वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो आप, ठीक है। डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डाइवर्जेंस का भी और ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन का किया जाता है और डाइवर्जेंस हम कैलकुलेट करते हैं किसी वेक्टर फंक्शन का। तो हमारे पास स्केलर है आर की पावर एन, आर वही पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और उसकी पावर एन कर दी, तो आर की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक। तो यहां से अगर मैं आर की वैल्यू देखूं तो आर की वैल्यू होगी कितने, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 होगी, ठीक है। होल इसकी होल स्क्वायर था ना, तो इसकी पावर 1/2 होगी दूसरी साइड आके। तो अगर यहां से ना मैं तुम लोगों को पहले छोटी सी एक कैलकुलेशन करवा रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन का जो आर और एक्स वाई जेड के बीच में जो रिलेशन दे रखा है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। पार्शियल ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले वो होगा 2r और इनटू करली आर बाय करली एक्स, और इस साइड में एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और y और z का x के रिस्पेक्ट में तो 0 बनेगा। तो यहां से करली r बाय करली x की वैल्यू कितनी आई, इट इंप्लाइज करली r बाय करली x इज इक्वल टू, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r इस साइड डिवाइड में आ गया तो ये x बाय r बन गया। इसी तरह से अगर करली r बाय करली y की वैल्यू निकालोगे तो वो बनेगा y बाय r, और इसी तरह से अगर तुम करली r बाय करली z की वैल्यू निकालोगे तो वो बनेगा z बाय r, ठीक है। ये जो तीन वैल्यूज मैंने लिखी हैं यहाँ पे, इन तीन वैल्यूज को याद रखना। हम इस क्वेश्चन में इन तीनों वैल्यूज का यूज करेंगे, ठीक है। करली आर बाय करली एक्स का, करली आर बाय करली वाई का, और करली आर बाय करली जेड का। अब हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेडियंट आर की पावर एन, देयर आफ्टर वी विल कैलकुलेट डाइवर्जेंस। तो देखो ग्रेडियंट आर की पावर एन कैलकुलेट करने का मतलब है डेल डॉट आर की पावर एन। अब ये डॉट मल्टीप्लाई बोल दो कुछ भी बोल दो, ये डेल है सिर्फ, ठीक है, आर की पावर एन का। इसका मतलब है आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड ऑफ आर की पावर एन। तो यहां से अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, ये एन मल्टीप्लाई में आएगा, पावर में से एक घटा दोगे और फिर करली आर बाई करली एक्स बनेगा और आई कैप एज इट इज आ जाएगा। सेम वे में वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एन मल्टीप्लाई में आएगा, पावर में से एक घटा दोगे, करली आर बाई करली वाई हो जाएगा, जे कैप बन जाएगा, प्लस अब सेम वे में जेड के रिस्पेक्ट में तो एन मल्टीप्लाई आर की n-1 करली आर बाई करली जेड और इनटू में के कैप हो गया। मुश्किल है क्या, आर की पावर एन का सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव ही करना है। पहले आर का होगा, फिर सॉरी आर की पावर एन का होगा और फिर आर का होगा। तो आर, क्योंकि आर फंक्शन है ना एक्स वाई जेड का, आर कांस्टेंट तो नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो उसका डेरिवेटिव 0 ही हो जाता, वो फंक्शन एक्स वाई जेड का। तो पहले आर की पावर एन का डिफरेंशिएट किया हमने चेन रूल से वही, फिर उसके बाद आर का एक बार और फिर कर दिया करली आर बाई करली एक्स। तो अब यहाँ पे तुम देखो कॉमन क्या बन रहा है, कॉमन बन रहा है हमारे पास एन आर की पावर n-1, करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स बाई आर, उसके साथ है आई कैप, करली आर बाई करली वाई ये वाई बाई आर, उसके साथ है जे कैप, करली आर बाई करली जेड जेड बाई आर, उसके साथ है के कैप। अब पूरे एलसीएम में डिनोमिनेटर में आर आएगा तो ये आर ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी -1, एक और आर की पावर n-1 तो पड़ा ही था, एक ये नीचे वाला आर ऊपर जाएगा तो वो एक और -1 हो गया। तो ये फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, दिस वैल्यू विल बी n इंटू आर की पावर n-2 और इनटू में x है तो आई कैप प्लस एन आर n-2 वाई जे कैप प्लस एन आर n-2 पावर है, ठीक है, आर की पावर n-2 इंटू जेड के कैप। तो ये जो वैल्यू निकाली हमने, दिस होल वैल्यू इज ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन। अब हमने इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, डाइवर्जेंस के लिए डेल डॉट ग्रेड आर की पावर एन, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। चलो ये मार्कर चल नहीं रहा इतना, बहुत ज्यादा डार्क, देखो तो ये है हमारे पास डेल वेक्टर कितना है, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है इस पूरे वेक्टर के साथ, एन आर की पावर n-2 एक्स आई कैप प्लस एन आर की पावर n-2 वाई जे कैप प्लस एन आर की पावर n-2 जेड के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो आई कैप 1 हो जाएगा, फिर करली बाय करली एक्स किस पे ऑपरेट करोगे, ये बनेगा पहले एन आर की पावर n-2 पे और इनटू एक्स, ठीक है, इस पे होगा प्लस
कॉमन इसमें से डिफरेंशिएशन से एन आर की पावर एन माइनस टू बाहर नहीं निकाल सकते। एन निकाल सकते हो, एन तो कांस्टेंट है, नंबर है, वो निकाल सकते हो, लेकिन आर की पावर एन माइनस टू वो बाहर नहीं निकाल सकते। रीजन बीइंग आर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ये उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये ऑपरेटर जब उस पर ऑपरेट करवाओगे तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर मत निकाल देना, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बन गया, ये x वाला हो गया, फिर j के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो करली बाई किस पे ऑपरेट करोगे, एन आर की पावर एन माइनस टू और y पे, और प्लस में करली बाई करली z किस पे ऑपरेट करोगे, एन आर की पावर एन माइनस टू और z पे, ठीक है। अब ये इन पे ऑपरेट करवाना है तो ऑपरेट करवाओगे तो अब देखो n पूरे में से कॉमन निकाल लो। अगर मैं पूरे में से n कॉमन निकालता हूँ, चलो निकाल ही लेते हैं, ये पूरे फैक्टर में से मान लो n कॉमन निकाल दिया, तो इस पूरे के मल्टीप्लाई में मैं बाहर लिख देता हूँ n एज इट इज पड़ा है। अब लगाओ, अब x को इस पे ऑपरेट करवाओ, तो ये r है और ये x है। अब यहाँ पे भी u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा, ये r है ये y है और ये r वाला फैक्टर है ये z वाला। तो अब इन हर तीन के अंदर फर्दर दो टर्म्स बनेगी, तो इसमें भी दो आएंगी u इंटू वी से, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो टोटल हमारे पास 6 टर्म्स बननी चाहिए। तो इससे दो टर्म कौन कौन सी बनेगी, पहले r को कांस्टेंट मानोगे x को, चलो पहले x को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो x को कांस्टेंट मानोगे तो x का एज इट इज, इसका करोगे तो ये बनेगा n माइनस टू मल्टीप्लाई में r की पावर n माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, और इनटू में कर ली r बाय कर ली x प्लस, अब इसमें तो x कांस्टेंट माना था, अब इसको कांस्टेंट मानोगे तो x का क्या हो जाएगा 1, तो ये बनेगा r की पावर n माइनस टू, ठीक है। अब x का कर दिया 1, ये एज इट इज पड़ा है। अब y के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले मान लेते हैं y को कांस्टेंट, तो ये बनेगा n माइनस टू मल्टीप्लाई में आया r की पावर n माइनस थ्री और इंटू y एज इट इज पड़ा है प्लस, अब r की पावर n माइनस टू को कांस्टेंट मान लो, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो 1 हो गया। तो ये इस टर्म को सोल्व करके ये लिख दिया। अब z वाले को लिख दो, ये दो टर्म होगी, प्लस z के लिए क्या हो जाएगा, z को कांस्टेंट मान लो, तो इस फैक्टर का हो जाएगा n माइनस टू मल्टीप्लाई में आया और पावर n माइनस थ्री हो गई और इनटू में z एज इट इज पड़ा है प्लस, अब r की पावर n माइनस टू को कांस्टेंट मान लो और z का हो गया 1, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व कर लिया हमने। अब इसमें से देखो, और ये पूरे के मल्टीप्लाई में क्या था, n था। अब इसमें n बाहर पड़ा एज इट इज। अब यहां से देखो ये है x n माइनस टू, और क्या इस पूरी टर्म में से n माइनस टू बाहर आ रहा है, n भी बाहर है, तो यहां से n इंटू एन माइनस टू जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर कर देते हैं, तो n इंटू एन माइनस टू बाहर आ गया। और क्या कॉमन आ रहा है, n, एक मिनट, हमारे पास कॉमन सिर्फ n माइनस टू तो इन टर्म्स में था ना, 1 2 और 3 इनमें से ही था, इस टर्म में तो नहीं था, तो n के साथ बाहर नहीं आएगा ये, ठीक है, माय मिस्टेक। तो इसको n को पढ़ाने नहीं देते हैं बाहर और इनको अलग से लिख देते हैं। देखो ये बनेगा x इंटू एन माइनस टू इंटू आर की पावर n माइनस थ्री और कर लिया r बाई कर लिया x कितना हो गया, x बाई आर प्लस, अब इसको टर्म को लिख देते हैं, ये बना n माइनस टू आर की पावर n माइनस थ्री और इंटू में नहीं किया ना हमने, ये r का किया था, तो इसमें इंटू कर ली r बाई कर ली y करना था, तो कर ली r बाई कर ली y की वैल्यू क्या किसके बराबर थी, y बाई r के बराबर थी, तो इसमें कर ली r बाई कर ली y लिखना भूल गए और इसमें x एज इट इज पड़ा था, ठीक है। देखो ये दो टर्म थी, तो फर्स्ट टर्म में मैंने x को कांस्टेंट माना था तो उसको एज इट इज लिखा, फिर पावर मल्टीप्लाई में आई और उस पे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया और r का कर दिया कर ली r बाई कर ली x, तो इसमें कर ली r बाई कर ली y ये टर्म भूल गए थे, ठीक है। तो इसमें बनेगा कर ली r बाई कर ली z, एक टर्म ये बनेगी। तो यहाँ से देखो इक्वेशन क्या बन रही है, x एज इट इज पड़ा है, कर ली r बाई कर ली x की वैल्यू क्या है, x बाई आर, तो x इंटू एक्स बाई आर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई आर बनेगा ना, तो इसको x बाई आर लिखा था तो इस x को हटा देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये x लिखा हुआ था यहाँ पे, तो x इंटू एक्स बाई आर, तो एक्स स्क्वायर बाई आर हो गया प्लस n माइनस टू इंटू आर की पावर n माइनस थ्री और यहाँ पे कर ली r बाई कर ली y क्या बनेगा y बाई आर और इंटू में y है तो ये बन जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस n माइनस टू इंटू आर की पावर n माइनस थ्री और इंटू z इंटू कर ली r बाई कर ली z, तो मतलब वो z इंटू जेड बाई आर, तो मतलब z स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये बन गया। और ये तीनों टर्म्स सोल्व कर दी। अब प्लस में ये वाली लिख देते हैं, प्लस में r की पावर n माइनस टू, यहाँ पे भी प्लस r की पावर, तो ये बन गया 3 टाइम्स r की पावर n माइनस टू, ठीक है। अब इसमें इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, n इंटू, अब देखो ये r नीचे है, ठीक है, अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये n माइनस फोर बनेगा, तो ये बन जाएगा n माइनस टू कॉमन आ रहा है इस फैक्टर में से, तो n माइनस टू कॉमन ले लिया
और ये बन गया r की पावर n माइनस 4 और इंटू एक्स स्क्वेयर, और इसमें भी देखो ये ऊपर गया तो ये हो गया n माइनस 4, और ये भी ऊपर चला गया तो ये हो गया n माइनस 4, और ये ऊपर चला गया तो ये भी बन गया n माइनस 4। इसके मल्टीप्लाई में देखो ये n माइनस 2 r की पावर n माइनस 4, n माइनस 2 n की पावर n माइनस 4 r की पावर माइनस n माइनस 4, ये पूरी टर्म्स कॉमन आ रही है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस पूरी टर्म को मैं हटा के यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर, तो ये माइनस 4 और 2 तो ये बन जाएगा आर की पावर माइनस 2, तो यहाँ बन गया आर n माइनस 2। तो और ये पड़ा है, ये सोल्व हो गया, मतलब यह वाला, और प्लस में क्या था, प्लस में था 3r की पावर n माइनस 2। अब फिर r की पावर n माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो वो बाहर निकाल दोगे, तो n इंटू r की पावर n माइनस 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा n माइनस 2 और इंटू में सॉरी प्लस में 3, तो ये क्या हो गया, दिस इज ये बनेगा 3 में से दोगे 1, तो ये बना n प्लस 1 और इंटू में है n और इंटू में r की पावर n माइनस 2। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट निकाला है ना हमने, दिस फाइनल रिजल्ट इज डाइवर्जेंस डेल डॉट ग्रेड r की पावर n उसकी वैल्यू निकली है n इंटू n प्लस 1 r की पावर n माइनस 2, ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ये कैलकुलेशन की है हमने, तो इसको एक बार फिर से रिवाइंड कर लोगे, अगर कहीं किसी स्टेप के अंदर आपको मिस्टेक लगा है तो वो मुझे मिस्टेक कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि फर्स्ट स्टेप में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है। ठीक है, तो आई विल रीचेक दैट अगेन, बट ये आंसर करेक्ट आंसर है, ये फाइनल रिजल्ट करेक्ट है, और बाकी किसी पे कहीं पे भी डेरिवेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई है हमसे, ये आप लोग वेरीफाई कर लोगे। ठीक, तो ये हमने डाइवर्जेंस और ऑफ ग्रेडियंट r की पावर n कैलकुलेट कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है। अब एक एक स्टेप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ u इंटू वी लगाते टाइम आपको देखना पड़ेगा कि अगर r की पावर n माइनस 1 r की पावर n माइनस 2 को कांस्टेंट किया है तो x का हो जाएगा 1, और अगर x को कांस्टेंट किया है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले r की पावर n माइनस 2 का होगा, तो उसके लिए x को कांस्टेंट कर दिया, r की पावर n माइनस 2 के लिए n माइनस 2 मल्टीप्लाई में आ गया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया और इनटू में हो जाएगा करली r बाई करली x। इसी तरह से सभी टर्म्स का हमने करना है। ठीक है, तो मैंने एक टर्म एक्सप्लेन कर दी, उसी तरह से इन दोनों का एक्सप्लेन करके हमने ये लिखा हुआ है, तो यू विल रीचेक दैट अगेन अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया तो हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।